हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले अभ्यर्थी और बीए प्रोग्राम के कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग आज इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स और प्रोग्राम वाले दोनों को ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, ये दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ये सूचकांक इंडेक्स नंबर है क्या। तो सूचकांक एक ऐसी सांख्यिकी यंत्र है जो किसी दिए हुए समय में निश्चित तत्वों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का संकेत करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथा विशाल प्रयोग में आने वाली तकनीक है जिसे दो या दो से अधिक अवस्थाओं में संबंधित चरों के समूहों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग कोरिलेशन में देखे थे कि दो या दो से अधिक चरों या श्रेणियों के बीच का कंपेयर कैसे किया जाता था, उसी तरह से जैसे संबंध कैसे स्थापित किया जाता था, उसी तरह इसमें भी दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह चर कीमत, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, राष्ट्रीय आय, आयात निर्यात आदि आदि जो तत्वों को शामिल करता है। जो चर होता है वो क्या होता है? कीमत, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, आयात निर्यात, ये सब चीज़ों को शामिल करता है। आदि आदि तरह के चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। सूचकांक अर्थव्यवस्था का नैविक का अनुभव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी प्राप्त होता है। मूल ढांचे और मूल तत्व को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए फिशर ने इसे क्या किया? आर्थिक क्रियाओं के मापक यंत्र के रूप में इसे स्वीकार किया। किसने? प्रोफेसर फिशर ने। तो सूचकांक तकनीकी का सबसे पहला प्रयोग J.R. कार्ली द्वारा किया गया। यह एक इटली के सांख्यिकी शास्त्री थे। इन्होंने इसका प्रयोग किया। इसके बाद इसका विशाल विस्तार करने का प्रयास जेवेंस, फिशर, मार्शल, वालरस आदि अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रयोग किया। कार्ली ने अमेरिका की खोज का इटली के कीमत स्तर पर सन 1500 से 1760 में विशेष तौर पर अनाज, तेल तथा शराब की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया। उसने सन 1500 की कीमतों को आधार कीमतें स्वीकार किया, किंतु आधुनिक युग में सूचकांक निर्णय लेने तथा अधिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण स्वीकार किए जाते हैं। तो ये रहा हमारा, ये इस प्रकार से हम सूचकांक के बारे में जाने। आइए देखते हैं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका परिभाषा भी दिया है। तो स्टिगलर ने बताया कि सूचकांक एक ऐसी सांख्यिकी विधि है, सूचकांक एक ऐसी सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा संबंधित चरों के समयानुसार भौगोलिक स्थिति या किसी और विशेषता के आधार पर परिवर्तन मापे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भौतिक समय के अनुसार, विभिन्न चरों के समय के अनुसार भौतिक स्थिति या किसी और विशेषता के आधार पर परिवर्तन मापे जाते हैं। वहीं ब्लेयर ने बताया कि सूचकांक एक विशेष प्रकार का औसत है। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेजेज, ये ब्लेयर द्वारा बताया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूचकांक एक विशेष प्रकार का औसत को निर्धारित करता है।
जिसमें निश्चित समयावधि में मदों के सापेक्षिक समूह में परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसकी जो सूचकांक है उसको विशेषताओं को हम आइए देख लेते हैं किस तरह से किया जाता है, क्या होता है, इसकी विशेषता क्या क्या है, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो इसका विशेषता, सर्वप्रथम विशेषता है कि विशेष प्रकार की औसत निकाला जाता है। इसे सूचकांकों का कुछ ऐसी परिस्थितियों में तुलना करने का उद्देश्य होता है जब दो या अधिक श्रेणियों या दो से अधिक चरों में विभिन्न इकाइयाँ प्रकट हो या जब श्रेणियों में विविध इकाइयाँ वाली मद हो। और इसका दूसरी विशेषता क्या है, शुद्ध अंतर का माप। इसका दूसरी विशेषता क्या है, शुद्ध अंतर का माप। सूचकांकों का प्रयोग किसी सामूहिक स्तर में होने वाले परिवर्तनों का शुद्ध माप करना होता है। जिस प्रकार यदि कृषि उत्पादन का सूचकांक 2000 की तुलना में 2001 में बढ़कर 105 हो गया। मान लीजिए कृषि उत्पाद का कीमत 2000 में 100 था कीमत, अब वहीं एक साल आगे जब बढ़ा 2001 में बढ़कर 105 हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कृषि उत्पाद में 5% का वृद्धि हुआ। तो इन परिवर्तनों का ये बतलाता है कि एक मतलब डिफरेंट ये कितना परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला है निश्चित समय में परिवर्तनों का माप संभव हो पाता है। सूचकांकों का प्रयोग एक समय में होने वाले परिवर्तनों के माप के लिए किया जाता है। जिस तरह इनसे हम विभिन्न समय पर कृषि उत्पादन कीमतों, मजदूरी दरों, निर्यात आयात आदि में होने वाले परिवर्तनों की तुलना कर सकते हैं। अगला इसका पॉइंट है सापेक्ष मांग। मतलब सूचकांकों का सदा संख्याओं तथा सापेक्षिक मांग जैसे प्रतिशत द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ये रहा इसका विशेषता। इसके बाद हम इसका कुछ महत्व के बारे में भी हम जान लेते हैं कि सूचकांक की क्या महत्व है। तो इसका पहला महत्व है आर्थिक मापक यंत्र के रूप में। मतलब कि कीमत सूचकांक अर्थव्यवस्था के नैतिक देखने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका महत्व क्या है कि अर्थव्यवस्था की नैतिक को देखने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यदि हम महत्वपूर्ण सूचकांकों जैसे कीमतों, कृषि उत्पादन, उद्योग, बैंक जमाओं, निर्यातों, आयातों, विदेशी विनिमय, कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद आदि को देखें तो हमें देश की सामान्य आर्थिक तथा व्यवहारिक क्रियाओं की प्रकृति तथा परिवर्तनों का पता चलता है। तो ये था आर्थिक मापक के रूप में इसका महत्व। दूसरा क्या है, उपनति तथा प्रवृत्ति का प्रकटीकरण। ये देखते हैं कि उपनति तथा प्रवृत्ति का प्रकटीकरण क्या है। रिवर्स ट्रेंड एंड टेंडेंसी, ये क्या है देखते हैं। तो सूचकांक किसी तत्व में निश्चित समयावधि में परिवर्तनों का माप करके इसकी प्रकृति के अध्ययन के लिए विशाल रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि उत्पादन कीमतों, बिक्री कीमतों, उपभोग कीमतें आदि की सूचकांकों की पिछले वर्षों की जांच करके हम भविष्य की पिछले वर्षों के जो भी चर हैं उनके पिछले वर्षों की जांच करके हम भविष्य की क्रियाओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह समंक दीर्घकालीन प्रवृत्ति, मौसमी परिवर्तन तथा व्यापार चक्रों के अध्ययन के लिए बहुत लाभदायक होता है। किसी लाभदायक होता है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, मौसम परिवर्तन तथा व्यापार चक्र में इसका प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक
होता है। इसका अगला तरीका है नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। इसका महत्व जो है वह नीति के निर्माण करने में भी बहुत महत्व रखती है। सभी आर्थिक तथा व्यापारिक निर्णय कीमत सूचकांकों पर ही आधारित होते हैं। इसको एक हम उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो भी चर हैं, हम मान लीजिए कीमत है, मजदूरी है, उत्पादन है, बिक्री है, लाभ है, आयात है, निर्यात है, ये सब जो चर हैं उसमें संबंधित सूचकांक किसी भी संगठन में कुशल योजना तथा प्रबंधकीय निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या बोनस देने में सूचकांकों का भी प्रयोग करता है। मतलब कि जो है सरकार जो नीति निर्धारण करता है, मतलब सरकार जो कर्मचारी को जो महंगाई भत्ता जो है उसको कैसे देगा, तो उसकी अनुमान लगा करके दिया जा सकता है। अगला है मुद्रा के मूल्य का माप। यह मुद्रा का मूल्य माप करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका महत्व इसमें भी रहता है। सूचकांकों देख लीजिए, इसको क्या होता है कि मुद्रा के मूल्यों का माप, एक बार ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। सूचकांकों की सहायता से हम विभिन्न समय में विभिन्न क्षेत्रों के बीच या एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में मुद्रा की क्रय शक्ति का माप कर सकते हैं। ऐसा विश्लेषण सरकार द्वारा लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के मूल्य का माप भी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि अपस्फीति के प्रयोग, मतलब डिफ्लेशन में भी प्रयोग इसका किया जाता है। डिफ्लेशन की माप करने में भी प्रयोग किया जाता है। सूचकांकों का अपस्थिति के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है, मतलब अपस्फीति की स्थिति में। इसका अर्थ यह है कि कीमत सूचकांक के अनुसार आय में हुए परिवर्तन का अनुपातिक माप करना है तथा मजदूरी, कहने का मतलब है कि मजदूरी को जीवन लागत सूचकांक के साथ समायोजित किया जाता है, जिससे वर्तमान मजदूरी को वास्तविक मजदूरी में बदल लिया जाता है। इससे क्या होता है कि समय के आधार पर मजदूरी की तुलना संभव हो पाती है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, भविष्यवाणी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि आकाशवाणी का भविष्यवाणी करना हो, मौसमी परिवर्तन करना हो, या व्यापार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है कि उसमें कैसे उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि शेयर बाजार वगैरह में जो होता है उसकी भविष्यवाणी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, सूचकांक आर्थिक तथा सामाजिक तथ्यों के किसी समय तथा स्थान पर होने वाली परिवर्तनों की तुलना करने में सहायता देते हैं। ये चीज़ को हम पहले जान चुके हैं। तो सूचकांक के आधार पर ही अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव हो पाता है। तो अंतर क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश और विदेश के बीच में जो व्यापारिक संबंध स्थापित होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उस चीज़ को हम जान सकते हैं, कंपेयर करके जान सकते हैं। इसकी सहायता से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा देश अधिक समृद्ध है और विभिन्न देशों में प्रगति दर उसकी कितना है और किसकी कम है। अगला है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। ये तो स्पष्ट अभी जो हम कंपेयर किए अंतर क्षेत्रीय और वही चीज़ को स्पष्ट करता है ये। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी भी कर सकता है और तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसकी क्या सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं भी इनका है। कीमत सूचकांकों के रचना पग तथा उसकी सीमाएं। तो आइए देखते हैं इसकी सीमाएं। सूचकांकों का उद्देश्य सबसे पहले देख लेते हैं। इसका पहला सीमा क्या है? सूचकांकों का उद्देश्य यह आवश्यक है कि सूचकांक
बनाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या मापना चाहते हैं तथा इन मापों को हम किस तरह प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सर्वउद्देशीय सूचकांक नहीं होता है। हम सामान्य उद्देश्य वाले सूचकांक के वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों का माप नहीं कर सकते हैं। सूचकांक का क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। ये सीमाएं इसका हुआ। दूसरा क्या है, आधार वर्ष का चुनाव, मतलब आधार वर्ष का किस प्रकार से चुनाव किया जाए, या तो आधार वर्ष को किसे हम मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से सुनिएगा। सूचकांक की रचना किसी आधार वर्ष के आधार पर ही होता है। यह एक ऐसा समय होता है जिसके प्रति तुलना की जाती है। आधार वर्ष का चुनाव करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। आधार वर्ष सामान्य होना चाहिए, अर्थात यह सभी या साधारणताओं जैसे प्राकृतिक संकटों, तेजी, मंदी आदि से मुक्त होना चाहिए। यह पहला तरीका था, समझे, ये पहला बात थी। दूसरा बात इसमें क्या है कि आधार वर्ष भूतकाल अर्थात बहुत पिछला वर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत पीछे नहीं होना चाहिए। यह समय नवीन अवधि से संबंधित होना चाहिए। अगला है स्थिर आधार विधि। इसका अगला स्टेप क्या है, आधार वर्ष का स्थिर आधार विधि क्या है कि हमें यह भी निर्णय करना पड़ता है कि आधार वर्ष स्थिर हो या नहीं। स्थिर आधार वर्ष में किसी समय को स्थिर माना जाता है ताकि उसकी दूसरी अवधियों के साथ तुलना की जा सके। अगला इसका स्टेप है परिवर्तित आधार वर्ष विधि। मतलब जैसे कि अभी आधार वर्ष भारत का क्या चल रहा है, एक कैसे भी मापा जाता है, भारत का राष्ट्रीय आय वगैरह जो भी माप किया जाता है, भारत के विकास स्तर को कैसे मापा जाता है, तो क्या है कि एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है। तो आधार वर्ष क्या है, 12-13 है हम लोग का आधार वर्ष वर्तमान में। तो और एक वर्तमान आधार वर्ष माना जाता है कि चालू वर्ष को ही मान लिया जाता है। जैसे कि परिवर्तन आधार वर्ष विधि जो है वो क्या है कि वर्तमान वर्ष की कीमतों को पिछले वर्ष की कीमतों के साथ जोड़ा जाता है। मतलब पिछले वर्ष का क्या स्थिति था और वर्तमान में क्या स्थिति है, इसके साथ कंपेयर कर लिया जाता है। देखिए ये था इसका आधार वर्ष चुनाव का प्रक्रिया। अब अगला इसका है कि मदों का चुनाव। इसका सीमाएं अगला क्या है कि मदों का चुनाव। मदों का चुनाव कैसे किया जाता है। सूचकांकों के लिए मदों का चुनाव इनके उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं हम लोग। सूचकांकों का निर्माण करते समय यह संभव नहीं कि इसमें सभी मदों को शामिल कर लिया जाए, इसलिए यह आवश्यक है कि इस बात का निर्णय किया जाए कि इसमें किन मदों को शामिल किया जाए। इनका चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अधिकतर लोगों की रुचि, रीति रिवाज, फैशन तथा परंपराओं का प्रतिनिधित्व करे। इन्हें सामान्य प्रयोग की वस्तुएं भी कहते हैं। मानवीकरण तथा ग्रेड वाली वस्तुओं को भी सूचकांक में शामिल करना चाहिए। सूचकांक में वस्तुओं की उन किस्मों को शामिल करना चाहिए जो अधिक प्रयोग में लाई जाती है। साथ ही वस्तुओं की जितनी अधिक मात्रा शामिल की जाएगी, कीमत सूचकांक भी उतने ही अधिक विश्वसनीय होंगे, क्योंकि इनमें सभी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जा
सकता है। इसलिए इसकी संख्या आवश्यक शुद्धता की मात्रा तथा समग्र की प्रतिनिधित्व पर निर्भर करेगी। तो ये इसकी सीमाएं थी। मदों का चुनाव में भी परेशानी है। और इसका अगला सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, दोष क्या है? प्रचलित कीमतें, उस उद्देश्य और इसका क्या हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य के साथ साथ में हम इसका सूचकांक का कैसे निर्धारित करते हैं उसको, और इसके साथ साथ लिमिटेशन क्या है उस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो प्रचलित कीमतें जो है वो वस्तुओं का चुनाव करने के पश्चात अगला कदम प्रचलित कीमतों का प्रयोग करना है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि कीमतें एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती है। प्रचलित कीमतों को प्राप्त करने के लिए उन स्थानों से कीमतें लेनी चाहिए जो प्रतिनिधित्व स्थान है। प्रचलित कीमतों के स्रोत के चुनाव के बाद उन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो इन कीमतों के समंक प्रदान कर सके। इस बात का भी निर्णय करना चाहिए कि थोक अथवा प्रचुर कीमतों का आवश्यकता है। तो ये था इसका एक लिमिटेशन। उसके बाद अगला लिमिटेशन है इसका औसत का चुनाव। तो आइए देखते हैं ये क्या है औसत का चुनाव। तो सूचकांक के निर्माण में एक मुख्य समस्या यह होती है कि किस औसत इकाई के रूप में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक कीमतों को प्रकट किया जाए। जैसे माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यक, बहुलक आदि कई प्रकार के औसत हैं। इसके अपने अपने गुण व इनका भी दोष हैं, सीमाएं हैं। वैसे तो गुणोत्तर माध्य जो है इसके निर्माण में सबसे उचित औसत है। इसके निर्माण में क्या है, गुणोत्तर माध्य को का सबसे ऊंची औसत है निर्माण करने में, परंतु इसकी गणना एक कठिन कार्य है। इसलिए गणना की दृष्टि से माध्य सबसे सरल और इसका आम प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि इसमें गुणोत्तर माध्य और माध्यिका, बहुलक आदि का क्या रोल है, तो ऑप्शन दे देगा, तो आप कर सकते हैं वहाँ से। अगला है भार का चुनाव करने में। तो सूचकांक में शामिल की गई वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व एक जैसा नहीं होता। इसलिए उत्तम सूचकांक का निर्माण करने के लिए वस्तुओं को उसके सापेक्षिक महत्व के अनुसार प्रकट करना चाहिए। इस प्रकार उनके महत्व पर उचित बल देना बहुत ही आवश्यक है और वस्तु के भार का प्रतीक भी है। यहाँ जहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी वस्तुओं को भार यानी कि वेट देने की आवश्यकता हो तो उचित विधि से उसको भार देना चाहिए। भार वास्तव में दो विधियों से दिया जा सकता है, सांकेतिक भार यानी कि इम्प्लिसिट वेट्स और एक्सप्लिसिट वेट्स यानी कि सांकेतिक भार और स्पष्ट भार। जब वस्तुओं का चुनाव करते समय वस्तुओं के विभिन्न प्रकार शामिल किए जाते हैं तो वह सांकेतिक भार कहलाते हैं। लेकिन जब विभिन्न वस्तुओं के महत्व को बताने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उन्हें महत्व दिया जाए तो वह स्पष्ट भार, एक्सप्लिसिट भार कहलाते हैं। कुछ दूसरे लोगों के अनुसार क्या है कि भार दो प्रकार का होता है, मात्रा भार और दूसरा मूल्य भार। तो
इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आमतौर पर भार का जो अर्थ होता है वस्तुओं को पैदा की गई व भोग की गई बांटी गई मात्रा और क्या है एक भार मात्रा भार कहलाते हैं। मतलब ऐसे जो भार होगा जो भोग की गई पैदा की गई और उपभोग की गई बांटी जाती है तो क्या होगा, यह ऐसा भार क्या होगा, मात्रा भार कहलाता है। जबकि मूल्य भार में क्या होता है, वस्तु की कीमत तथा मात्रा के गुणांक को शामिल किया जाता है। सूचकांक बनाते समय सामूहिक ढंगों में वस्तु की मात्रा के भार को सम्मिलित किया जाता है। भार तथा कीमत को भी उसमें किया जाता है। ऐसी भार मात्रा क्या कहलाता है, मूल्य भार कहलाता है। सूचकांक बनाते समय समूह ढंगों में वस्तु की मात्रा के भार तथा कीमत अनुपातों के ढंग में मूल्य भार का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भार के संबंध में यह भी महत्वपूर्ण समस्या है कि यह स्थिर अथवा परिवर्तनशील प्रकृति के होने चाहिए। बहुत अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि बदलते भार के प्रयोग में विभिन्न वस्तुओं के महत्व को शामिल किया जा सकता है। इसके बाद अगला इसका लिमिटेशन क्या है कि विधि का चुनाव कैसे किया जाता है। सूचकांक बनाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, किंतु वह सभी प्रत्येक अवस्था में उचित नहीं। इसका चुनाव कीमत सूचकांक के उद्देश्य पर निर्भर करता है। सैद्धांतिक रूप से फिशर का ढंग सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये रहा हमारा सूचकांक की विशेषताएं को देख लिए, सूचकांक की परिभाषाएं, अर्थ समझ लिए, उसके बाद इसका महत्व और इसकी लिमिटेशन को भी हम समझ लिए। इसके बाद अगला क्लास में हम सूचकांक निर्माण करने का क्या तरीका है, किन किन विधियों से किया जाता है और कैसे कम्प्लीटली तैयार किया जाता है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुने और जो पॉइंट हमने लिमिटेशन का, इसके महत्व का और इसकी विशेषताओं का, इन सब चीज़ों का जो पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं नोटबुक पे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।